नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली वीकली ऑफ हो चुका है और भारतीय बाजार को देखेंगे तो बैंक निफ्टी 432 पॉइंट ऊपर, निफ्टी को देखेंगे 116 पॉइंट और सेंसेक्स को देखेंगे 316 पॉइंट। आज फिर से बैंक निफ्टी में परसेंटेज में देखेंगे निफ्टी के मुकाबले ज्यादा बढ़त है। पॉइंट में तो है ही है ना, चूंकि वो तो 61,000 का कंपोनेंट है और निफ्टी 25,000 का। परसेंटेज के हिसाब से जब आप देखते हो तो आपको आइडिया लगेगा। देखिए निफ्टी में 0.46 और बैंक निफ्टी में 0.71। इसका मतलब साफ साफ है कि बैंक निफ्टी में जो कहानी चल रही है कि लगातार खरीदारी करते रहो, बाजार को बचाते रहो, तो वही हुआ। लेकिन आज जो ग्रीन कैंडल मिला है उसका क्या मतलब है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं। इसका मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी मेजर कंपोनेंट्स को वीकली एनालिसिस करेंगे और साथ में देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में, खास करके एक सप्ताह में, मार्केट क्या क्या कर सकता है, क्या ऊपर जाने की संभावना है, क्या नीचे जा सकता है। जैसा कि कल कहा था कि 660 के ऊपर बाजार जाने से बचेगा। बाजार ने आज क्या किया, पूरा का पूरा 660 को टेस्ट किया लेकिन उसके ऊपर नहीं गया, लेकिन पूरा पोटेंशियल लगाया। अब ये जो ग्रीन कैंडल 660 तक गया और वहां से थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, क्लोजिंग हमको 560 के आसपास यानी कि 571 पे हमको मिला है। तो ये ग्रीन कैंडल क्या कहता है, ये सबसे पहले मैं आपको यहां पे बताता हूं। देखो ग्रीन कैंडल है, ये कुछ नहीं कह रहा, ये अभी ऊपर नीचे जाने के लिए कुछ भी संकेत नहीं दे रहा है। इसके ऊपर जब कैंडल बनेगा फिर देखेंगे। फिलहाल ये ग्रीन कैंडल साफ साफ ये कह रहा है कि देखो मुझे जाना कहां है वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो मुझे जो कल मैंने आपको पैसा दिया है, ये जो 3 ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद मैंने जो इंगल्फिंग करके आपको दिया, अब जो पैसा आपको पानी की तरफ बहा के दिया है तो थोड़ा वापस ले लेते हैं। इसीलिए मैंने आपको कल कितनी बार कहा था कि एक्सपायरी का कैंडल है। कितनी बार कहा होगा, 10 बार लगातार बोलता रहा कि एक्सपायरी का कैंडल है, उसके नीचे क्लोजिंग दे शुक्रवार को या फिर सोमवार को, या तब जाकर जो है आपको आइडिया लगेगा कि मार्केट में इस कैंडल का दबाव है। लेकिन ठीक है, अभी भी दबाव है, ये हम लोग यहां पर एनालाइज करने वाले हैं। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। ये ग्रीन कैंडल की बात करते हैं कि ये ग्रीन कैंडल क्यों बना। तो सबसे पहले काम करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि आखिरकार ये ग्रीन कैंडल क्यों बना। दोस्तों जो पुराने व्यूअर हैं उनको पता है कि जब कभी भी बड़े कैंडल बनते हैं तो उसके बाद एक छोटा ग्रीन कैंडल, अगर रेड कैंडल बड़ा बना है तो एक छोटा ग्रीन कैंडल बन जाता है। लेकिन उसके मायने यहां पर क्या है, देखिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा। एक तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं। पहले यहां देखिए, यहां से लगातार गिरावट हुई यहां तक स्मूथली, उसके बाद यहां 1 घंटा 1.5 घंटे का जोन बना था। कल की बात कर रहा हूं, थर्सडे की, सेंसेक्स एक्सपायरी वाले दिन की, और उसके बाद इसको फाइनली ब्रेक करके नीचे आए। आज हमने क्या किया, यहां से यहां ऊपर ले आए, इस यही जोन के आसपास में, ये जो 1.5 घंटे का जोन था ना, इसी जोन पर हम लोग यहां पे घूमते रहे और बंद भी यहीं पे हुए। ओवरऑल देखोगे आप 660 की टेस्टिंग हुई और नीचे क्लोजिंग आते आते 100 पॉइंट का रिजेक्शन दोबारा पहले दिया, फिर ऊपर ले गया और फिर दोबारा 100 पॉइंट का रिजेक्शन दिया, लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। अब ये नीचे क्लोजिंग नहीं देने का क्या मतलब है, एक तो टाइम खत्म हो गया था, दूसरी जो मेन यहां पे बात है दोस्तों ये कि जिस तरह से मार्केट नीचे आया सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन, सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन, इसका मतलब है कि निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट, वीकली कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी चालू थे। यानी कि निफ्टी का वीकली कॉन्ट्रैक्ट तो बुधवार को शुरू हो जाता है। तो निफ्टी में बहुत सारे लोग, सेंसेक्स में भी, निफ्टी और सेंसेक्स में बहुत सारे लोग, खास करके निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी की कॉन्ट्रैक्ट अभी मंगलवार को खत्म होगी, उसकी कॉन्ट्रैक्ट बुधवार को शुरू हो गई थी। तो लोगों ने सोचा कि भैया इतना गिरावट है, अब लगता है और गिरेगा। तो उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने, रिटेलर्स से लेकर प्रोफेशनल ट्रेडर्स ने अपने पोजीशंस को होल्ड किया होगा। और आज जो ग्रीन कैंडल बनाया है वो सिर्फ यही दर्शाता है, ये नहीं दर्शाता कि बाजार ऊपर जाएगा, सिर्फ एक चीज दर्शाता है और वो ये है कि एसएल हंटिंग करना है। और जिन लोगों ने अपने पोजीशंस को होल्ड किया होगा, बीटीएसटी करके गए होंगे, उनको निकाला है। बात समझ रहे हो ना, आज यही किया, बस निकालने का काम किया। ये मत सोचिए कि ये ऊपर ले जाएगा, नीचे ले जाएगा, वो बात की बात है। बाजार ऊपर जाता है, बाजार नीचे जाता है, लेकिन आज का ग्रीन कैंडल सिर्फ यही कह रहा है कि जो लोग होल्डिंग किए थे या जिनका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, उनको यहाँ से निकालेंगे। तो फाइनली इस जोन के ऊपर भी जिसका होगा तो उसके थोड़ा सा ऊपर भी गया। एज में अगर आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो हाई लगा के आया यहाँ पे 663 का, यानी कि 660 के, अब देखो 650 640 पर स्टॉप लॉसेस होंगे, कुछ लोगों ने 660 पर रखा होगा, उसको भी निकाला। अब उसके ऊपर भी किसी का स्टॉप लॉस होगा तो उसको नहीं निकाला है, वो होल्ड पे हो सकते हैं, लेकिन भाई मंडे को निकाल सकता है। और मंडे को निकाल सकता है कि गैप डाउन करेगा, यही सब आपके मन में ढेर सारे सवाल चल रहे होंगे, तो मैं पूरा एनालाइज करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बहरहाल यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आए हैं तो आपको मैं अपने पोजीशंस के बारे में बता देता हूँ। तो पहला जो पोजीशन था वो मैंने आज ट्रेड का जो है ना पोजीशंस यहाँ पे नहीं लिया, मतलब इन सभी जगहों पे कहीं भी पोजीशन नहीं लिया। वेट एंड वॉच। एक फाइनली जब बाजार इस जोन के पास पहुंचा तो मैंने आपको टेलीग्राम में भी
बताया कि अब हम रेसिस्टेंस के पास हैं, रिजेक्शन मिलेगा तो जाएंगे, लेकिन कुछ अच्छा रिजेक्शन नहीं मिला, फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा गए। उसके बाद हमने यहाँ पर एक एसएल प्लान किया था कि 660 के ऊपर में चला जाएगा। पर्सनली मैंने तो पोजीशन को काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे, तो 660 के ऊपर में क्लोजिंग नहीं दिया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत शार्प रिजेक्शन मिला। तो पहला पोजीशन मैंने यहाँ बनाया था और उसके बाद फिर एक और पोजीशन ऊपर बनाया और यहाँ 2 पोजीशन बनाया, एवरेज करके यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट हो गया। देखो मैं इसका आपको डिटेल्स यहाँ पे दे देता हूँ। ये देखिए, ये रहा टुडे, आज ये रहा, ये एग्रेसिव था और इसके अंदर में क्या, देखो इसमें मैंने ग्रुप में तो 627 का स्टॉप लॉस दिया था, बट पर्सनली और क्लास के अंदर में मैंने बोल दिया था कि देखो भाई वेट करोगे तो कर सकते हो, नहीं तो भाई जिसको काटना है काट देना, ठीक है ना। इसलिए और लॉट छोटा कहा था कि बड़ा लॉट नहीं रखना है, मींस एवरेज वगैरह नहीं करना है, क्योंकि जो कल पैसा दिया है तो 627 के हिसाब से मैंने यहाँ एसएल हिट लिख दिया है, बट कायदे से ये मेरा एसएल हिट नहीं हुआ। मैं वेट किया था 660 तक, लेकिन उसके तुरंत बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड फिर से इनिशिएट किया और उसके अंदर में आप देख सकते हो 230 के रुपीज़ में मिल गया था। मैं यहाँ 35 से कर दिया कि चलो कोई 5 रुपये ऊपर ही पकड़ लिया होगा। 35 से लेकर आप देख सकते हो 305 तक, ये 300 तक का ट्रेड बन के गया। इसका मतलब यहाँ भी 70 रुपये के आसपास मिल गए और वो वाला ट्रेड में भी काटे नहीं थे, तो उसमें हमने यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा लॉट बढ़ाया था और उसका भी फायदा हो गया। बस यही 2 ट्रेड, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं किया, वही ट्रेड लेके बैठे रहे। अब 2:30 बजे के बाद कुछ करते नहीं है, यहाँ पे 3 बजे कुछ करते तो कुछ हो जाता, बट ये काम करते नहीं है। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा जब बाजार ऊपर जा रहा था तो हम एग्रेसिव पुट साइड के बारे में नहीं देख रहे थे। सोचिए ज़्यादातर जब आप मेरे एनालिसिस को देखोगे तो मैं आपको बोलूंगा कि मैं बहुत जल्दी एग्रेसिव पुट साइड का ट्रेड यहाँ पे अगर नीचे आता है तो पकड़ता हूँ। तो मैं सिंपली वेट कर रहा था कि ये जो डे लो है उसके नीचे में थोड़ा टाइम बिताएगा तभी जाऊँगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसके पीछे का रीजन ये भी है कि सुबह में एग्रेसिव नहीं पकड़ने का, प्रीमियम बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे थे। मतलब अगर आप देखो, कैंडल देख लो ना, 84 पॉइंट का कैंडल है भाई साहब, मतलब समझ रहे हो इतनी बड़ी गिरावट हुई है ऊपर से 500 पॉइंट की। नंबर तो आपको वहां पे 365 कल दिखेगा कि 365 पॉइंट, लेकिन ऊपर से देखो ना, देखो कल की गिरावट के बारे में बात कर रहा हूं। ऊपर से देखेंगे, ये देखिए यहां पर लगभग 490, यानी कि लगभग 500 पॉइंट 500 पॉइंट का गिरावट हुआ था। तो ऐसे में थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, तो एसएल हंटिंग के लिए गया है, लेकिन बाजार अभी तत्कालिक रूप से ऊपर जाने से बचेगा। इसके पीछे का रीजन तो मैंने आपको बताया कि गिरावट है, और दूसरा ये जो जोन है, ये जोन ऊपर वाला जोन, अभी तो ये कल वाला जोन था ना जो कल के मार्केट का, तो वहीं रुक गया। अभी तो इसके ऊपर भी जोन है, वो मैं आपको अभी 1 डे टाइम फ्रेम में समझाने वाला हूं। तो मेरे पोजीशंस भी बता दिए, कोई खास पोजीशंस नहीं, नॉर्मल ट्रेड, कोई ओवर ट्रेड नहीं, और लॉट सब में मैनेज। लॉट के बारे में जहां तक बोलूं तो जैसे मैं मार्केट मुझे अच्छा लगता है तो मैं अपने पूरे कैपेसिटी के साथ 100% के साथ कामकाज करता हूँ। मान लो कि मुझे जो भी फंड लगाना है तो मैं 100% फंड, मतलब ट्रेड में जो लेकर आया हूँ कि आज मैं इतना लगाऊंगा तो वो पूरा लगाता हूँ। लेकिन आज कल जब बाजार शुरुआत के पहले ट्रेड में मैंने यूज़ किया था 100%, क्योंकि लगा था कि शायद यहाँ रिजेक्शन मिल सकता है, और जैसे ही प्रॉपर रिजेक्शन मिला तो ये 300% तक का फंड चला गया, यानी कि फंड थोड़ा इंक्रीज किया मैंने। वो मार्केट मुझे अच्छा लगा, और बदले में मार्केट ने क्या दिया नहीं दिया वो आपको पता ही है, वो सारे स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब आज मार्केट खुला तो आज मैंने फंड को सीधे क्या किया, जो 100% फंड यूज करता हूं ना, जो 300% का तो छोड़ो, 100% के जब मैं यूज करता हूं उसको छोड़ो, 10% फंड यूज किया, सीधा ही लॉट साइज पूरा ही मैनेज। जब ऊपर गया वहां पे तो एक ट्रेड और इनिशिएट किया जिसमें मैंने 20% फंड लिया, और इस ट्रेड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज किया तो 10% और फंड ऐड किया। अब ये 10% 20% लोग, कई लोग समझ रहे होंगे, तो एग्जाम्पल के रूप में समझा देता हूं। एग्जाम्पल के रूप में, सिंपल एग्जाम्पल के रूप में, कि अगर आप 10 लॉट से काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो 10 लॉट से काम कर रहे हो, तो मैं सीधा कह रहा हूं कि मैं यहां पर 10% यानी 1 लॉट से 2 लॉट से काम करूं। अब कई लोग कहेंगे कि सर 1 लॉट 2, भाई 1 लॉट 2 लॉट की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे लॉट साइज ज्यादा है, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। 1 लॉट से काम करेंगे, क्योंकि यहां आपको 10 लॉट पर एक रॉकेट पैसा मिल चुका है, जबरदस्त। तो आप उसको सेविंग करो ना यार, मतलब रोज पैसा बनाना है, नहीं समझ रहे हो। तो 1 लॉट यहां किया, और एग्जाम्पल दे रहा हूं। फिर उसके बाद जब ऊपर गया तो 20% लगाया, नहीं है 2 लॉट यहां मान लो, और फिर एक एवरेज किया तो 4 लॉट पे पैसा मिल गया, क्या दिक्कत है। ये मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। अब बहुत सारे लोग यहां कहेंगे सर ऐसे में तो कब लेना है कब नहीं लेना, तो टाइम लगेगा ये समझने में कि कब करना है कब नहीं करना, उसके लिए समय लगेगा। तो उसी तरह से जो मैं फंड यूज करता हूं, जो लॉट साइज मेरा है, उसको मैं कम कर देता हूं। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि मुझे कल का पैसा से मुझे अच्छा खासा मुझे मिला हुआ है प्रॉफिट, तो मैं उसको सिक्योर करूंगा। मुझे डबल ट्रिपल करने की जरूरत नहीं है। मार्केट जब वैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट डबल ट्रिपल 4 गुना कर देगा। तो मैं करता ही हूं 100% से, किया 300% से। अब 300% का मतलब क्या, एग्जांपल के रूप में कि आप 10 लॉट से करते हो और कल मैंने यहां 30 लॉट, मान के चलो कि यहां 30 लॉट आपने कल कर दिया, तो आपको तो अच्छा पैसा मिल गया ना, आपका तो 3 गुना पैसा आपको मिल चुका है, और ऊपर से पॉइंट भी बहुत अच्छा मिल गया। तो यहां तो सीधे 1 महीने का प्रॉफिट आपके पास है। अब 1 महीने का प्रॉफिट को आप जिद पर उड़ा के कि मुझे तो आज कल मिला है तो कल रोज मिलेगा, और उस पर उड़ा दो, साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, माइंडसेट खराब हो जाएगी। तो ऐसे में कुछ चीजें ऐसे हैं दोस्त, जो ऑप्शन बाइंग में कितने सारे रूल्स हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उन सब चीजों को फॉलो करेंगे
तो एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन के उभरेंगे। अब पैसा कमाने के लिए जो लोग यहां पे आए हैं उनको मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं, दोस्त पैसा कमाने के चक्कर में स्टॉक मार्केट में मत आओ। एक प्लान करो कि मेरा ये स्टॉप लॉस है, मैं यहां पर स्टॉप लॉस दे दूंगा, मेरा ये वाला डिसेंट प्रॉफिट है, मैं ये डिसेंट प्रॉफिट ले लूंगा, उसके अलावा बीच में कुछ भी नहीं। दूसरी बात, पीएनएल को देखना बंद करो। ये जो पीएनएल है ना, उस प्रॉफिट एंड लॉस को देखना बिल्कुल बंद करो, क्योंकि अगर आप ये बार बार देखोगे, बहुत सारे लोग कहेंगे सर पीएनएल देख कुछ भी करो हो जाता है। उसी साइकोलॉजी को आपको कैप्चर करना है, और वो तब होगा, टाइम लगेगा, जब आप चार्ट पर ध्यान देना स्टार्ट करोगे। आप चार्ट पर स्टॉप लॉस लोगे, अब पैसा में स्टॉप लॉस ले रहे हो तो फिर भाई ऊपर नीचे फंसोगे। चार्ट में सीधा सीधे 660 के ऊपर जाएगा तो काट देंगे। अब वहां लॉस 10 रुपया का हो रहा है कि 70 रुपया का हो रहा है, वो अलग बात है, लेकिन फिर टारगेट भी चार्ट के हिसाब से कम डिसेंट प्रॉफिट चार्ट के हिसाब से होना चाहिए। अब मेरे ट्रेड्स के अंदर में टारगेट कभी भी फिक्स नहीं होता, मतलब कि एक डिसेंट नंबर पर आता है, जैसे कि जो एक सपोर्ट नंबर पे आता है, जो सुबह आपको लाइंस देता हूं। जैसे आपको मैंने बताया था कि यहां से 660 से चला तो 560 तक आया, थोड़ा और नीचे 540 तक भी आया, तो 560 तक में जो एरिया था तो ऊपर से 100 पॉइंट गिर गया, तो यहां पर आप एक अपने जो भी ट्रेड लिया उसको सिक्योर कर सकते हो। अब आप एग्जांपल के रूप में सर मैं तो एक ही लॉट में था तो क्या सिक्योर करूं, तो फिर पूरा बुक करना पड़ेगा। अब मेरे लॉट्स ज्यादा हैं, 10% 20% करने के बावजूद भी लॉट साइज की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से यहां पर हम अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन इसमें से कुछ क्वांटिटी निकाल दिया, अगर इसको भी तोड़ता तो ठीक है, इसको भी तोड़ता तो हम देखते कि बढ़ाना है या फिर उसको लेके जाते हैं। तो इसी तरह से कभी कभी मार्केट बहुत अच्छा चलता है, उस दिन आपको पैसा बनेगा, लेकिन आप रोज रोज एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, वो सही नहीं है। तो ये मेरे पोजीशंस थे, और मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया कि मार्केट ने आज क्यों ग्रीन कैंडल दिया है। बेसिकली एसएल हंट करने के लिए, सभी के जो एसएल हिट होते हैं उसको करने के लिए बाजार ऊपर गया था। अब देखो दोस्तों, अब हम यहाँ पर बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे और वीकली टाइम फ्रेम में भी एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम का एनालाइज कर लेते हैं, नहीं तो वीकली टाइम हर सप्ताह भूल ही जाता हूँ और फिर लोग कमेंट करते हैं सर वीकली का तो बनाया ही नहीं। तो वीकली टाइम फ्रेम में ही कर लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में अब आप देखोगे तो फिर वही बात आ गई ना, बैंक निफ्टी कब आपको कमजोर लग रहा है? कभी नहीं। ये देखिए कौन सा वीक में ये जोन में गया था, 17 नवंबर वाले वीक में। तो ये कितने सप्ताह हो गए, यहाँ कैंडल काउंट कर लो, 4 4 8 और 12, यानी कि 12 सप्ताह, 3 महीने से भाई साहब बाजार तो इस बैंक निफ्टी तो इसी जोन में कामकाज कर रहा है, ऊपर नीचे हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। और अब इससे निकला है लेकिन विश्वास नहीं दे रहा। सिर्फ ये इससे पता लग रहा है कि भैया निफ्टी को गिरने से बचाने का तुम्हारा रोल रह गया है। ऊपर तुमको जाना है तो जाओ ना, धाए 65,000 पहुंचा दो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। बात समझ रहे हो? तो गेम जो है ना हाई मैनिपुलेशन पे चल रहा है, मतलब बाजार हाई मैनिपुलेटेड एरिया पर है, ओवरबाउट जोन में है या और ओवरबाउट करना है। ओवरबाउट जोन में ऑलरेडी उसको ओवरबाउट जोन में फंसाया हुआ है। खुद सोच के देखो ना, 3 महीना से यहीं पर घूम रहा है, क्या रिटर्न देगा बाजार? देख रहे हो? अब इस 3 महीने के बारे के छोड़ो, अब इसको थोड़ा सा लंबा कर देता हूं बैंक निफ्टी को, तो आपको नजर आएगा कि इसने एक रैली की है। लेकिन एक चीज और मैं यहां पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो ये क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ से निकला है। देखो अब मैं वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग जो देख रहे हैं, इसको मैं अब निफ्टी को दिखाता हूं आपको। सितंबर 2024 में बैंक निफ्टी को देखोगे तो कहां था, यहां जहां से गिरावट आई थी 54,000 के अराउंड, और अब कहां चला गया 61, मतलब 7,000 पॉइंट का उसमें उछाल है। लेकिन निफ्टी को अगर आप देखते हो तो निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं, तो ये देखो वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी सितंबर में कहां था, ये यहां था भाई 26,000 पे, और अभी कहां है और नीचे ही है 26,300, और अभी चल रहा है वहां से लगभग 700 पॉइंट डाउन। यानी कि सितंबर 2024 सितंबर 2024 में जहां था वहां से ऑलरेडी डाउन ही है, और बैंक निफ्टी अप है 7,000 पॉइंट। तो आपको समझ नहीं आ रहा गेम कि बैंक निफ्टी में पैसा लगा के बाजार को बचाया जा रहा है। सिंपल सा सामने दिख रहा है चार्ट पे, अब इसमें क्या किससे पूछना है समझ रहा है, सामने दिख रहा है। अब आपको लोग समझा सकते हैं, देखो भैया बैंक निफ्टी अच्छा चल रहा है, रिजल्ट अच्छा है, बैंक में ये हो रहा है वो हो रहा है, ड्रामेबाजी कुछ भी कर लो, न्यूज कुछ भी बना लो, साफ दिख रहा है कि बैंक से पैसा लगा के बाजार को बचाया जा रहा है। लगाइए, कोई नहीं मना करता, बहुत पैसा है आपके पास, डीआईआई के पास बहुत पैसा है, आप ही का पैसा है, हमारा ही पैसा है, टेंशन मत लीजिए। अब मैं आपको बार बार ये बोलकर डराना नहीं चाहता कि अगर इस मार्केट को इतना ऊपर में खरीदारी ओवरबाउट खरीदवा रहे और अगर डंप करेंगे तो क्या हाल होगा, कितने रिटेलर्स यहाँ पर परेशान होंगे। लेकिन आप परेशान नहीं होंगे क्योंकि आप हमारे चैनल पे आ चुके हैं, क्योंकि हम करते हैं बाइंग फार्मूला का इस्तेमाल, और बाइंग फार्मूला का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है हमारे चैनल पे, जाइए जाके देख लीजिए। एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ भी कर देता हूँ।
देखो बाइंग फॉर्मूला सिंपल ये है कि मेरे पास 1 लाख रुपए एग्जांपल के रूप में, टोटल 1 लाख रुपए है और जो मैं स्टॉक मार्केट में लगाना चाहता हूं, तो मैंने इसको सोचा कि सबसे पहले डाइवर्सिफाई करूंगा, तो 5% से ज्यादा रकम किसी भी स्टॉक में मत लगाओ अपने फंड का। तो अब 1 लाख रुपए लगाना है तो 20,000 रुपए आपका 20 स्टॉक्स बनेंगे, 20 स्टॉक्स में बाइंग करना पड़ेगा, 5,000 रुपए ईच। फिर अगला बार 1 लाख रुपए आएगा तो फिर ऐसे ऐसे करके बाइंग करना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला ये है, एक तो ये समझ में आ गया, इससे क्या होगा, स्टॉक डाइवर्सिफाई हो जाएगा, 20 स्टॉक थोड़ी गिर जाएंगे और आपका खरीदारी भी कम कम होगा। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला ये है कि आपने 1 लाख रुपए लेकर आए हो और आपने सोचा कि एग्जाम्पल के रूप में, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हैं कि रिलायंस का शेयर लेना है। आप 1 लाख रुपए लेकर आए और आपने यहां पर सोचा कि मैं रिलायंस का शेयर खरीदूंगा, तो 1 लाख रुपए का इकट्ठे रिलायंस का शेयर नहीं खरीदना है। लेट्स डिवाइड इनटू 10 पार्ट्स, 10-10 हजार करके खरीदो और 20 पार्ट्स 5-5 हजार करके खरीदो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कहोगे सर ऊपर भाग गया तो 5,000 रिटर्न मिलेगा, अरे कोई बात नहीं, और भी स्टॉक्स हैं, या उसी में पकड़ो। ये एक सही तरीका है। अगर आपके पास पीछे से बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और आप रिलायंस के लिए 1 लाख रुपए लेकर आए हो और फिर 10-15 दिन के बाद फिर लगा सकते हो, तो फिर वो एक अलग मैटर, फिर तो वो वही बात होगी ना, पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वो तो वही बात होगी कि 10 लाख रुपए आपके पास, आप 10-10 हजार करके लगा रहे हो, तो घूम फिर के बात तो वही है, आपको धीरे धीरे पैसा लगाना है। दिस इज द बाइंग फॉर्मूला, और ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। और बाइंग फॉर्मूला पर एक स्पेशल वीडियो छोटा मैं लेके आना चाहता हूं, बहुत दिन से सोच रहा हूं, हालांकि वीडियो बना दिया है लेकिन फिर भी एक स्पेशल वीडियो में लेके आने का कोशिश करूंगा। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम बाजार को देख रहे हैं। ये एक तो चीज मैंने समझाया, जो बाजार में आपने देखा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में जब आप बैंक निफ्टी को देखते हो तो आप पाओगे कि भैया 3 महीने के क्लोजिंग के बाद भी ऊपर है। तो 3 महीने में तुम इस जोन में घूम रहे हो तो उड़ा के ले जाओ भाई 65,000, कौन मना कर रहा है। तो आप समझ सकते हो क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि भैया निफ्टी को सिर्फ बचाने का काम दिया हुआ है, उड़ाने का नहीं। जब उड़ाएगा तो पता लग जाएगा। तो अभी तो ये कमजोर वीकली टाइम फ्रेम में नहीं लगता है। निफ्टी को देखते हैं, तो निफ्टी क्या कमजोर लग रहा है, निफ्टी डबल गेम है। आज क्या किया इसने, क्लोजिंग मिल गई वीकली टाइम में, वीकली कैंडल कंप्लीट हो गया ना कंप्लीट। अब नया वीकली कैंडल स्टार्ट होगा कल से, यानी कि मंडे से, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। कैंडल कौन सा बना है, इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्या कहता है, अगर चार्ट के निचले हिस्से में बनता है तो बोलता है कि ठीक है भैया मैं तो स्ट्रांग हूं। तो चार्ट के निचला हिस्सा भी नहीं है, बीच में बना है, यहां से यहां स्विंग है तो स्विंग के बीच में बना है, तो कुछ बोल रहा है कि मैं देख लो भैया, देख लेना क्या होगा। यानी कि अगले वीक तक वेट करना पड़ेगा। अगर इस इन्वर्टेड हैमर के नीचे क्लोजिंग दिया तो नीचे जाएगा, और इसके ऊपर दिया तो ऊपर रहेगा। तो ऊपर में इतना पेन है, नीचे में बार बार सपोर्ट खींच रहे हो बैंक निफ्टी की मदद से, तो बाजार को फंसाए हुए हो। और जब बाजार में डीआई माल अपना बेचना स्टार्ट करेगा या कोई ऐसा न्यूज आ जाता है तो बाजार को फोड़ के रख देंगे। बात समझ रहे हो ना। खैर ये लंबी बात है, इसको सिर्फ दिमाग में रख लेना बस, और कुछ नहीं है। हाँ, एक और चीज जोड़ देता हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे सर क्या एक्सपेक्टेशन ये कर रहे हो कि बाजार बहुत नीचे गिरने वाला हो। अरे मैं ऐसा एक्सपेक्टेशन के चक्कर में पड़ता ही नहीं हूँ। मैं सिंपली ये कह रहा हूँ और आपको भी यही कहता हूँ कि अरे नीचे आए ऊपर जब बाजार का काम होता है। हम कोरोना देख चुके हैं, अभी कोरोना देख चुके हो। 2008 में उस कोरोना से भी बड़ी भयंकर गिरावट हुई थी, उसमें मैं स्टॉक मार्केट में नहीं था। हालांकि मैं 2007 में स्टॉक मार्केट में आ जाता, लेकिन किसी वजह से उस समय मैंने मतलब यंग लाइफ था, मैंने खाता खोलने का कोशिश किया था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं ओपन हुआ, उतना ध्यान भी नहीं दिया। तो फाइनली 2011 में एंटर हुआ। जब 2011 में एंटर हुआ तो वो 2008 वाला खेल हो चुका था। वो आर्थिक मंदी आई थी, उसमें 65% निफ्टी करेक्शन दे दिया था। उसके बाद फिर वो करेक्शन थोड़ा बहुत होता रहा, बीच में 10% 12% ये चलता रहा, और उसके बाद फिर कोरोना आ गया। कोरोना में सीधे आपका निफ्टी जो है 45% करेक्ट कर गया। तो उससे पहले 2008 में 65% करेक्ट कर गया था, तो कोरोना में 45% करेक्ट कर गया। तो ये करेक्शन देख चुका हूं मैं। और उसके बाद बाजार देख लो, समझ रहे हो ना। बाजार 16,000 पर बैंक निफ्टी पहुंच गया था, 50% करेक्ट हो गया था, 32,000 पे था, 32,000 to 16,000, एंड नाउ बैंक निफ्टी से 61,000 एंड विद इन 5-6 ईयर। इसका मतलब साफ है कि बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है। ऑब्वियसली पैसे की कोई कमी नहीं है, बाइंग होगी। निफ्टी DIF सब माल, वो प्रॉफिट जब बुकिंग इस्तेमाल करेंगे, जब प्रॉफिट बुकिंग लेंगे तब क्या होगा, ये समझने की बात है। खैर, जो मैं कहना चाहता हूं ये कि नीचे जितना मर्जी जाता है फिर ऊपर आ जाता है। तो प्रॉफिट बुकिंग होगा तो वो लोगों को डराने के लिए होगा। अपना माल बेचेंगे, पैनिक क्रिएट कर देंगे, रिटेलर डर जाएगा, मेरा माल नीचे जा रहा है। कौन रिटेलर डरेगा? वही ना जिसके पास टोटल 1 लाख रुपया है ही है, पूरे गले में उसके घर में 1 लाख रुपया ही है, एग्जाम्पल के रूप में। अब पूरा स्टॉक मार्केट में लगा दिया है, पार्ट मार्केट नहीं लगा, एक ही स्टॉक में लगा दिया है, तो नीचे आएगा, डर जाएगा, निकाल के भाग जाएगा। लेकिन सोचिए कि बाइंग फॉर्मूला आपने इस्तेमाल किया और आपने हमारा फॉर्मूला इस्तेमाल किया। फॉर्मूला एक और चीज कहता है, ब्रीफ में छोटा मोटा बता देता हूं, कि 70% पैसा बचा के रखो अपने घर में, 30% पैसा ही स्टॉक मार्केट में लगाओ मैक्सिमम। इसके ऊपर जाएंगे कभी और बताऊंगा वो क्यों। 30%, बाकी पैसा कहां? गल्ले में। अरे स्टॉक मार्केट राई का पहाड़ होता है, नीचे आ भी जाएगा
तो मौका रहेगा ना कि 70% गले में है तो लगाओ। पता लगा कि आपने 100% पहले स्टॉक मार्केट में लगा दिया, अब आपके पास है नहीं ठंडन गोपाला और नीचे आ रहा है, बस आप देख रहे हो नीचे आ रहा है, अब सालों साल जाएगा ऊपर, तब आपका नीचे रहता तो एवरेज करने का मौका मिलता ना, रिटर्न मिलता बढ़िया। आए ना बात समझ में? नहीं आया? चलो लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा कभी इसी विषय में, समझ में आ जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम में इन्वर्टेड हैमर कैंडल कुछ कहने को तैयार है कि देखो मैं स्ट्रांग भी हूं, चूंकि बीच में बना है चार्ट स्विंग के बीच में, तो कुछ कहना मुश्किल। इसके नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा, इसके ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन इससे पहले भी वीकली कैंडल में ये हो गया वो हो गया, घूम फिर के वहीं पे घूम रहा है। तो जब तक पूरा जोन क्लियर नहीं करेगा तब तो कुछ मजा ही नहीं आने वाला। 24,300 के नीचे जब तक नहीं जाने जाएगा तब तक बाजार में कोहराम अभी नहीं मचेगा। ये छोटे मोटे कोहराम है। त्राहिमाम बैंकर वो 24,300 के नीचे है, वो बात की बात है। देख लिया हमने। HDFC बैंक भी देख लेते हैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में। इन्वर्टेड हैमर कैंडल इससे पहले भी बना था, ऊपर एकदम तेजी से गया, नीचे आया, वो तो गैप अप वाला चक्कर था। उसके बाद फिर से इन्वर्टेड हैमर कैंडल। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल एट द सपोर्ट मींस टू से 900 की टेस्टिंग वंस अगेन आज भी किया, लगभग उसी के आसपास। लो था आज का 902। अगर इसके नीचे जाता है तो वेलकम टू 880 एंड 840 अराउंड। और इन्वर्टेड हैमर के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर ये ऊपर के रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यानी कि कुछ कहने के मूड में नहीं है। लेकिन इन्वर्टेड हैमर चार्ट के निचले हिस्से में बुलिश माना जाता है। नीचे क्लोजिंग दे देगा तब नहीं माना जाएगा। बुलिश तब माना जाता है, वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, बुलिश तब माना जाता है जब इसके ऊपर में क्लोजिंग देगा तब तो एक सप्ताह बाद। ICICI ऊपर बीच में ही है, कुछ भी कहना मुश्किल। रिलायंस ये भी वहीं पर है, कुछ भी कहना मुश्किल। डोजी कैंडल बनाया है तो डोजी कैंडल के नीचे और दिया तो और नीचे आने वाला है। वीकली टाइम में हम लोग देख रहे हैं। चलिए वीकली वाला काम खत्म। आइए वन डे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट करिए। देखिए पहला रेसिस्टेंस जो बैंक निफ्टी में मुझे नजर आ रहा है अभी, चूंकि हमको क्लोजिंग मिली है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में नहीं भैया, वन डे टाइम फ्रेम में आते हैं। क्लोजिंग मिली है 61,172 पे। आज का हाई लगा है 360, वही कहा था मैंने, ज़्यादा अगर गया ऊपर तो 61,300। चलिए पहला रेसिस्टेंस 61,300 के आसपास का एरिया, 20, 25, 30, 40 पॉइंट ऊपर नीचे बैंक निफ्टी में चलेगा। 500 के आसपास का एरिया, 61,500 के आसपास का एरिया एंड 61,700 के आसपास का एरिया। फिलहाल उस यहाँ तक जाने में बचेगा बाजार। रेसिस्टेंस हो गए सपोर्ट नंबर 1, 61,000 का राउंड नंबर है तो इसको थोड़ा सा इज्जत तो देना ही पड़ेगा ना, तो ये दे देते हैं। और उसके नीचे अगर आता है तो फिर यहाँ पे क्या आएगा 60,700 का एरिया, और उसके नीचे गया 60,500 का एरिया, जो कि आज आपको लो दिखाया 562। इसको ब्रेक किया 60,300 और इसको ब्रेक किया तो 60,000 भी बाजार आपको आता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये रहेंगे आपके सपोर्ट फॉर द बैंक निफ्टी फॉर मंडे। अब यहां पे हम लोग निफ्टी में आ जाते हैं। निफ्टी में वीकली टाइम हम लोग एनालाइज कर चुके हैं। ग्रीन कैंडल क्यों बना ये समझा चुका हूं एसएल हंटिंग के लिए। फिर से वही बात बार बार दोहरा देता हूं। यहां पहले सेलर्स का पोजीशन था, बेच के लाए नीचे, फिर यहां पे सेलर्स का पोजीशन आया, बेच के लाए नीचे, फिर यहां पर पोजीशन सेलर का है कि बायर का है, ये कंफर्मेशन अभी नहीं हो पाया। अब आप कहोगे कि सर यहां से बेचे तभी तो नीचे, तो ये बजट इवेंट वाला कैंडल है ना, तो इवेंट वाले कैंडल को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर इस दोनों कैंडल को निकाल दो और ये इवेंट वाला वो ट्रम्प वाला कैंडल इसको भी निकाल दो, तो फिर बाजार तो इसके ऊपर है ना, इस जोन के ऊपर। बाजार अब इस जोन के ऊपर है, कुछ भी दिक्कत नहीं था। ये जो गैप अप हुआ ना, सारा दिक्कत कर दिया। ये गैप अप हुआ, उसके बाद बाजार ने चार्ट का बेड़ा गर्क वाली बात हो गई, वो वाला कर दिया। बट खैरहाल मार्केट है, जैसा भी है रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल यहां बंकर पे सेलर्स, यहां भी सेलर्स कब्जा किए, वापस इस जगह पे कोशिश किए, लेकिन वो बजट का था तो उसको इग्नोर किया। तो ये अभी बायर्स का पोजीशन है यहाँ पे। और कल भी उस दिन भी आप देखेंगे बाइंग हुई, यहाँ गया, लेकिन ये फ्रेश बायर्स नहीं है, ये सब बहरूपी बायर है। फ्रेश बायर्स आएंगे तो बाजार यहीं रहेगा भाई, सब तूफान आ जाएगा, ये सबको तोड़ ताड़ के ऊपर जाएगा। स्टिल मार्केट सेंटिमेंट इज डाउन। अब आप कहोगे कि जब आप ये बोलते हो कि स्टिल सेंटिमेंट डाउन, तो आप ये दावा कर रहे हो कि बाजार नहीं जाएगा। अरे नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। हम ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे, हम सिंपल ये कह रहे हैं सेंटिमेंट इज डाउन। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो हम दुगनी शक्ति के साथ जाएंगे या 100% के साथ जाएंगे। लेकिन हमने एनालाइज किया और मार्केट ऊपर जाएगा तो हम शायद ना जाएं या फिर कम शक्ति के साथ जाएंगे, लॉट साइज कम रखेंगे। सिंपल है, अपने सेटअप के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। आप भी ये सीख लीजिए। जब ये सीख जाएंगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ढेर सारा डिसिप्लिन और उस पर प्रॉपर तरीके से फोकस, मेहनत, काम करिए, कुछ नहीं है बाकी, सब बाजार आपको एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, वापस फिर से 3 ग्रीन कैंडल, इंगल्फिंग कैंडल, एसएल हंटिंग कैंडल। मार्केट कुछ भी आपको बताने के मूड में नहीं है। रेसिस्टेंस नंबर 1 बताने से पहले ये सब तो एनालाइज कर ही लिया ना, रिलायंस वगैरह सब देख लिया, वीकली टाइम फ्रेम में देख लिए, और एक्सिस बैंक को भी देख लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताता हूँ। तो एक्सिस बैंक भी वही है, ऑल टाइम हाई के पास ऊपर में, तो कुछ भी पत्ते यहाँ पे खोलने के तैयार नहीं है, बोल रहा है ब्रेकआउट देंगे या नीचे आएंगे, कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है, पेंडुलम में है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिर से वही कहानी है, अभी रेड कैंडल के ऊपर जाएगा तो फिर ऊपर जाएगा। अगर बढ़िया है, बाजार को मैनेज करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बहुत बढ़िया एक आपको हथियार मिल चुका है, इसके कंधे पे हथियार रख के चलाते रहिए। इन्फोसिस आईटी थोड़ा सा आज आपको ग्रीन में नजर आ रहा है वन डे टाइम फ्रेम में, सॉरी
माइनस में नजर आ रहा है, 17.1% के आसपास में डाउन। तो ये एक अच्छा कैंडल मिला था हमको ग्रीन। उसके बाद मार्केट जो है कोशिश कर सकता है कि इसके लो की टेस्टिंग करे या तोड़े, लेकिन अगर यहाँ पे सच में बायर्स हैं तो यहाँ से जाएगा। क्या आईटी स्टॉक्स को लेकर बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, क्या आईटी स्टॉक्स में हमें निवेश करना चाहिए? देखो दोस्त, मैं तो कोई बड़ा एक्सपर्ट हूँ नहीं कि मैं आपको बता सकूँ, मैं सिर्फ पुराने चार्ट देखकर आपको बता सकता हूँ। पुराने चार्ट के आधार पर मुझे कभी भी इन्फोसिस जैसी कंपनी कभी कमज़ोर नजर नहीं आई। लेकिन पुराने चार्ट के आधार पर एनालिसिस करना कोई बुरी बात तो नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन क्या आज के दौर के साथ मुकाबला कर पाने में सक्षम है? क्या आज के दौर के साथ, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के ज़माने में इन कंपनियों को दिक्कत हो रही है, या फिर इन कंपनियों को में प्रॉफिट बुकिंग अभी भी जारी है? तो ये कंपनियां जो हैं तत्कालिक रूप से, आईटी जो कंपनियां हैं वो ऐसे जगह पर खड़ी हैं जहां से बड़े बड़े प्लेयर्स भी अलग अलग सोच बना रहे हैं, समझ रहे हो ना। लेकिन स्टिल मैं पुराने चार्ट को ध्यान में रखता हूँ, तो मुझे लगता है कि डाइवर्सिफाई का नियम अपना के, वही बाइंग फार्मूला का, कि भैया ज़्यादा पैसा सब में नहीं लगाना, स्टॉक को डाइवर्सिफाई करना। वाई नॉट इन आईटी स्टॉक्स? क्यों नहीं, मौका है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर से आपको बोला, दिस इज नॉट एक्सपर्ट एडवाइस, वो आप अपने किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिएगा। मैं सिर्फ ऐतिहासिक बात देखता हूँ। ऐतिहासिक चार्ट कहता है कि भैया ये कभी नीचे रहने वाला स्टॉक नहीं है, इसने भी बहुत मंदी देखा, सब कुछ देखा, अभी थोड़ा ठीक है, एआई वगैरह चल रहा है, ये सब कंपनियां भी जब अपडेटेड हो जाएंगी एआई पे, तो आप बताइए फिर क्या होगा। सिर्फ एआई की वजह से है तो एआई, ऐसा नहीं है कि इन कंपनियों में एआई की सुविधा नहीं है, थोड़ा बड़ा है और थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। अब देखो एआई से रिलेटेड लाइक एनवीडिया, चैट जीपीटी एंड उसके बाद ये आपका चाइना की कंपनी है डीपसीक, या फिर गूगल की जेमिनाई, इस सब कंपनियों के पास थोड़ा सा एडवांटेज है क्लाउड्स पे लेके, और अमेजोन के पास काफ़ी अच्छा है, गूगल के पास बहुत अच्छा है, माइक्रोसॉफ्ट के पास एजूर है, ये सारे क्लाउड्स के कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो इन लोगों ने कब्जा कर रखे हैं। तो इनको भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर वो बदलाव लाते हैं तो ये स्टॉक्स अच्छा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कह देना कि अब ये बर्बाद हो जाएगा, ये सब कहना, तो ये सब कहना बहुत जल्दबाजी है, ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यही सब लोग डराते हैं, आईटी स्टॉक में लोगों को बुक करवा देंगे, खरीद दो, बेच लो, बेच दो, बेच दो, बेच दो, बेच दो, और बेच दो, उसके बाद भाग जाएगा, टाटा बाय बाय गुड बाय। और बाद में आप बोलोगे यार हम तो बेच दिए थे। बात समझ रहे हो ना। तो ऐसे स्टॉक्स को पास्ट चार्ट पर देखो, बहुत ये सब झेल चुके हैं। ठीक है, कुछ गिरावट देखने को मिली है, मुझे नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा खरीदारी करने में कोई बुराई नहीं है। फिर से बोला, एक्सपर्ट राय ले लीजिएगा, आई एम नॉट एक्सपर्ट, सिर्फ अपनी राय दे रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा होता है, आप जानते हैं। ऐसे में मैं कुछ बोलूँ और वो आप करें तो फिर वो गलत बात होगी। तो अपने हिसाब से, अपना सोच समझ के एक्सपर्ट की राय लेकर आप इस तरह का काम कर सकते हैं। अब निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बार यहां पे देख लेते हैं। देखो निफ्टी को अगर आप देखोगे आज 116 पॉइंट ऊपर गई है, बता चुका हूं आपको ऑलरेडी कि क्यों ऊपर गई। एसएल हंटिंग के लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी में 25,000, हमको मिला है क्लोजिंग 571 पर, तो हम रख सकते हैं इसको 600 से लेकर 660 तक। 660 अभी फिलहाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, क्योंकि आज हमको वहां से रिजेक्शन देखने को मिला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार ऊपर जा नहीं सकता। अगर कोई न्यूज आ गया, बीच में सैटरडे संडे की छुट्टी है और न्यूज आ गया, तो ऐसे में मार्केट हो सकता है कि रिएक्ट करे। लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बताया कि ये नंबर अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आपको समझा चुका हूं। मान लेते हैं कि चलिए एज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो कहां तक जाएगा? 25,760, उसके बाद 800 एंड 860 इज द लास्ट। उसके बाद मतलब मंडे के लिए बोल रहा हूं, तूफान आ जाए कोई तो वो तो फिर 1200 पॉइंट पहले भी गैप अप कर चुका है, तो कुछ भी कर दे उसका तो मैं नहीं कुछ कह सकता हूं। ये रहेंगे इंपॉर्टेंट नंबर मंडे के लिए, रेसिस्टेंस फॉर द निफ्टी। अब सपोर्ट नोट करिए। पहला सपोर्ट जो मुझे यहां पे नजर आता है, अब सीधे 460 का एरिया है, 25,460। हालांकि इसके बीच में एक 500 का राउंड नंबर है, आप उसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मेजर नंबर इज 460। इसके बाद जो सीधे नंबर आएगा वो आएगा 25,380 टू 360। ये है नंबर। आज का लो क्या है? 380, 379 का आज हमारा लो है। अगर हम इसको ब्रेक करके नीचे टाइम बिता रहे हैं तो फिर कहानी में ट्विस्ट है भाई साहब। फिर बाजार 260 भी पहुंच सकता है, 160 भी पहुंच सकता है, यानी कि 25,260, 160 भी लेवल जा सकता है। अब ये जाएगा नहीं जाएगा ये तो मार्केट के ऊपर है। अब चलते चलते मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ग्लोबल जिस तरह का सेंटिमेंट बन रहा है उसको भी ध्यान में थोड़ा बहुत रखेंगे सेंटिमेंट को, लेकिन कैंडल स्टिक्स को ध्यान में रख के अगर हम देखते हैं तो यहां से यहां पर हमको एक ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको एक ट्रेंड लाइन, तो इसके पास थोड़ा सा एज है, जाना है तो जाएगा, नहीं तो फिर नीचे आएगा, वही वाली बात है। लेकिन मान लेते हैं कि ट्रेंड लाइन की टेस्टिंग नहीं है, एक मतलब एक एज है ट्रेंड लाइन की तरफ, और ट्रेंड लाइन की तरफ जाता है तो फिर 760, 800 तक जा सकता है। ओके, 760 तक तो कम से कम जा ही सकता है। अब देखते हैं कि
चार्ट देखकर, कैंडल देखकर क्या लग रहा है। देखो बड़े कैंडल के बाद इस तरह का कैंडल बन जाता है, ये पहले भी समझा चुका हूं, हालांकि कल नहीं बताया, कल बता दे तो आप कहते हैं कि सर आपने पहले बता दिया था, बट आपको पता है कि पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि जब भी बड़ा रेड कैंडल बनता है तो उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनने की संभावना होती है। देखते हो ना, बड़ा रेड के बाद एक ग्रीन कैंडल छोटा सा बनने की संभावना होती है, कभी वो छोटा हो जाता है, कभी थोड़ा बड़ा हो जाता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मान लेते हैं हमको यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिला, एसएल हंटिंग ये वगैरह जो भी है, क्या क्या हो सकता है चांसेस मैं आपको बता रहा हूं। अगर बाजार फ्लैट खुलता है और नीचे की तरफ आता है तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि मार्केट 360 की टेस्टिंग कर सकता है, 380 की टेस्टिंग कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि ये जो कैंडल का ऊपरी हिस्सा है, ये वाला देख रहे हो ना, ये जो जोन है, इसका ऊपरी हिस्सा जो कि 400 के आसपास का एरिया है, उसको क्लियर करे। तो उसको क्लियर करने का मतलब 400 क्यों, 20 पॉइंट नीचे मान के चलो, तो फिर वही बात आ गई 380 क्रॉस कर दो, तब माना, तब तक ये सपोर्ट रखना है इसको। अब क्या क्या हो सकता है उस पर फिर से बात करता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। पहला कि अगर फ्लैट करता है और नीचे की ओर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, मतलब इस बाजार को देखते हुए नीचे की तरफ सेंटीमेंट झुकाव है। और अगर फ्लैट करके ऊपर तरफ जाता है तो मेरा इंटरेस्ट कम रहेगा। अब एक दूसरी बात कि अगर गैप अप किया और नीचे की तरफ आया तो फिर कमाल का सेटअप बनेगा, कमाल का सेटअप बन सकता है। गैप अप करके ऊपर जा रहा है तो फिर मैं रिजेक्शन का वेट करूंगा। और एक लास्ट बात जिसकी संभावना बनी हुई है, बाकी ट्रम्प साहब उसमें कुछ कर दे तो और अच्छा हो जाएगा, गैप डाउन। क्या हो सकता है गैप डाउन, क्योंकि जो लोग पोजीशन लेकर बैठे थे उसको निकालने का पूरा प्रबंध कर दिया आज। तो अगर पोजीशन निकलवा चुका है तो फिर क्या दिक्कत है, आ जाओ। तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी जो है ऊपर अगर खुलता है तब भी है, ऊपर से रिजेक्शन लेता है तब भी है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सपोर्ट पर बाइंग करेंगे, तो सपोर्ट पर बाइंग करने वाला सेंटीमेंट इस बाजार में नहीं है। भले आप बाई ऑन डिप करिए, जैसे आज चल रहा था, 3 दिन से चल रहा था, वो आपकी मर्जी है। फिलहाल मैं अपने हिसाब से जो चार्ट एनालाइज कर रहा हूं उसके आधार पर मैं आपको ये बात बता रहा हूं। फिर भी मान लेते हैं कि बाजार प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाएगा तो देखूंगा, उसमें मैं समझौता नहीं करने वाला हूं। नीचे आएगा तो अच्छा, क्योंकि चार्ट ओवरऑल बेयरिश है। लेकिन जैसे मैं बैंक निफ्टी को देखता हूं, सारा का सारा चार्ट मैनिपुलेशन का जो जड़ है वो इधर है, बैंक निफ्टी। पैसा लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। बैंक निफ्टी के अंदर मैं बैंक से पैसा लगा रहा हूं, लगाओ लगाओ लगाओ, उस वजह से ये हो रहा है। आई होप सपोर्ट, रेसिस्टेंस सब कुछ आपको समझाने की कोशिश किया है, आप समझ गए होंगे। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और साथ में कमेंट भी करना मत भूलिएगा। कमेंट में लगे हो कंजूसी करने, वीडियो देखते हो 2-4 मिनट देख के निकल गए, कमेंट के लिए मैं शुरू में बोल दूं तो कई लोग कर देते हैं, लेकिन अब लास्ट में अगर आप देख रहे हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। और साथ में दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है चलते चलते कि आप हमारे चैनल में इतना योगदान दे रहे हो तो मेंबरशिप भी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लो, बहुत आसान है। ज्वाइन बटन पे क्लिक करो और एक क्लब अर्जुन द्रोणा किसी भी प्लान को ज्वाइन करके हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आई होप सपोर्ट असिस्टेंस सबको समझ में आ गया। फिर भी कोई सवाल रह गया होगा या कुछ मैंने भूल गया तो आप बता देना, अगले वीडियो में उसको पूरा कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।